हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने कार्यों को भी कर रहे होंगे और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी का कथन कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हमें अपने आप का ध्यान रखना है ताकि हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर सके। साथ ही साथ मैं एक बार पुनः आपसे बताना चाहती हूं, जानकारी देना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है आप सभी को ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा के लिए। आप सुनिए कि आज हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 7 है पतझर में टूटी पत्तियां, और इसका हम करने वाले हैं आज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बिल्कुल सही सुना आपने। आज इस वीडियो के दौरान आप देखने वाले हैं लेखक परिचय से लेकर अंत तक कि आखिर इस पाठ में है क्या। लेखक श्री रविंद्र केलेकर जी क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं, और किस तरह से ये जो 2 सब पॉइंट्स हैं या पार्ट हैं या भाग हैं इसके, पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। अब गिन्नी का सोना क्या है, झेन की देन क्या है, ये सभी आपके जो भी मस्तिष्क में प्रश्न आ रहे होंगे ना, सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत और अपने मस्तिष्क को एकदम खुला छोड़ दीजिएगा ताकि ध्यान के साथ हम इस चैप्टर को समझ सकें। और जितने भी पैराग्राफ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, यहाँ पर आप सीखेंगे प्रश्न निर्माण। बिल्कुल, उत्तरों का निर्माण हम सब करते हैं, या प्रश्न लिखे हों तो उत्तर देते हैं हम, या फिर जो भी हम बताते हैं उससे आप उत्तर पढ़ते होंगे, उसके बाद अपने मस्तिष्क में निर्माण भी करते होंगे। लेकिन आज यहां आप करने वाले हैं स्वयं प्रश्नों का निर्माण। बहुत सही सुना है आपने कि आप स्वयं बनाएंगे प्रश्न और स्वयं ही बनाएंगे उत्तर, अर्थात आप कह सकते हैं स्वनिर्मित प्रश्न उत्तर। बिल्कुल सही समझे हैं। तो इस चैप्टर रिवीजन के दौरान आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप प्रश्नों का निर्माण कर सकें। और इससे क्या लाभ होगा कि जब भी आपका कक्षा परीक्षण हो या एकदम सरप्राइज टेस्ट ले लें मैडम कि चलिए हमें तो पतझर में टूटी पत्तियों का टेस्ट लेना है, और वो भी मैं देने वाली हूं आपको पाठ के बीच में से, घबराने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम पहले से अभ्यास कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका। और सबसे पहले हम चलते हैं लेखक रविंद्र केलेकर जी के जीवन परिचय की ओर। रविंद्र केलेकर जी को हम करते हैं नमन। साहित्यकारों को, सभी हिंदी के साहित्यकारों को हम सादर नमन करते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य को इतना ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और न केवल आज भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में हिंदी का परचम फहरा रहा है। बिल्कुल, आइए जीवन परिचय से होते हैं रूबरू। मार्च सन 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, यही थी इनकी पहचान। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, कौन कौन से पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक का पहुंचने का सहज चेष्टा रहती है। यहां इन्होंने यथार्थ पर बल दिया है। यथार्थ मीन समझते हैं ना, वर्तमान सत्य, जो सच्चाई है, ना तो भूत जो धुंधला होता है, ना भविष्य जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, बल्कि सत्य अर्थात वर्तमान, यथार्थ जो है, उसकी तरफ इन्होंने बहुत अधिक चेष्टाएं की हैं, और इनकी रचनाओं में हमें वही देखने को मिलता है। चलते हैं साहित्यिक परिचय एवं पुरस्कार कि कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजे गए। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक, शीर्षस्थ समझते हैं सर्वोपरि, सबसे ऊंचे, टॉप पर। बिल्कुल, कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25 ये उनकी भाषाओं में लिखी गई रचनाएं हैं कि कौन कौन सी भाषाओं में उन्होंने कितनी रचनाएं की। तो कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है, अर्थात ये लेखक रचनाकार होने के साथ साथ अनुवादक भी हैं। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां, याद रखिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है कृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं इनकी? कोंकणी में उजवाड़ा जे सूर,
समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। आपको पता है जब पतझर का मौसम आता है तो सभी पेड़ों से जो पत्तियां हैं वो टूटकर गिर जाती हैं। उसके बाद जब वसंत ऋतु आती है और आगमन होने वाला होता है तो फिर पुनः वृक्षों में नई नई कौपलें आ जाती हैं और प्रकृति मानो दुल्हन सी सज जाती है। तो इनकी जो हिंदी में प्रमुख रचना है वो पतझर में टूटी पत्तियां है। समझ में आया? अब सुनिए ध्यान से कि लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं बिल्कुल आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ 3 सज्जन दिखाई दे रहे हैं, हाथ में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चाय का जो केटली रहती है जिससे भाप निकलती नजर आ रही है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि यही कुछ है। आखिर इस चाय के साथ या 3 व्यक्तियों के साथ जो लेखक हैं हमें क्या बताना चाहते हैं? सुनिए ध्यान से कि इस पाठ के दौरान लेखक हमें बताने वाले हैं जापान के जनजीवन के बारे में, जो कि झेन की देन में और गिन्नी का सोना। क्या आप गिन्नी शब्द से परिचित है? गिन्नी एक सिक्के की तरह होता था। गिन्नी अर्थात मिलावटी सोना जिसमें तांबा मिला होता है, चमकता बहुत है और ऐसा लगता है मानो यही शुद्ध है। बिल्कुल। तो और दूसरी तरफ होता है जो शुद्ध सोना, जो उतना अधिक चमकता भी नहीं है लेकिन खरा सोना होता है। अब गिन्नी के सोने में लेखक हमें उस माध्यम से यह बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग, जी हाँ, आजकल के जो दिखावटी व्यक्ति हैं ना, किस तरह से अपने व्यवहार में व्यवहारवादिता अर्थात मुंह में राम बगल में झुरी और बाबा तेरी नियत बुरी, इस तरह से कि मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। जुबान पर मीठी शहद टपकाने वाली बातें, इतनी मीठी बातें कि कोई भी उनकी बातों में आ जाए। ये है गिन्नी का सोना, जिसके माध्यम से अधिक चमक दमक या फिर अपने आप को बेस्ट, एकदम बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करना कि मैं ही आपका हितैषी हूं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, आप मुझसे अपने मन की बातें साझा कर सकते हैं। इतना प्यार, इतना अपनापन जताते हैं। और किनके सामने? जहां से उन्हें कुछ लाभ नजर आए, जहां से उन्हें लगे कि हाँ कोई उच्च पदासीन है और इनसे संबंध अच्छे रखेंगे तो हमारा कुछ तो फायदा होगा। इसको लेखक ने क्या कहा है? व्यवहारवादिता। ठीक है। तो यहां पर गिन्नी के सोने जो भाग पहला है उसके माध्यम से लेखक ने व्यक्ति की अवसरवादिता और व्यवहारवादिता पर कटाक्ष किया है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जो दिखता है वो होता नहीं है। अक्सर जो लोग जैसे दिखाई देते हैं वो लोग वैसे होते नहीं हैं। ठीक है। तो यहां पर हमें अधिक संभलने की जरूरत है। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि बेटा किसी की बातों में नहीं आना, कोई भी 2 मीठी बातें करे और ऐसा नहीं है कि तुम उसकी बातों में आ जाओ, क्योंकि अक्सर दुनिया 2 रंगी नहीं बहुरंगी है। क्या पता कितने सारे चोले या मुखौटे पहनकर दुनिया में घूम रहे हैं लोग। तो हमें रहना होगा सतर्क। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पहला भाग जो है गिन्नी का सोना। ठीक है। दूसरा भाग जो है झेन की देन, इसमें लेखक ने जापान के बारे में बताया है। जापान किस तरह से भाग दौड़ में लगा हुआ है, वो भी किसके साथ भाग दौड़ में? अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र के साथ होड़ कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि मुझे भी उसकी तरह बनना है, मुझे भी उसमें लाइन में शामिल होना है। बट वो ये नहीं जानते कि ये कैसे संभव है। वो एक विकसित है, उसके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी से लेकर सब कुछ, लेकिन जापान को लगता है कि मैं भी वैसा ही करूंगा। मानते हैं कि प्रतियोगिता करनी चाहिए, अपने आप को विकास की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनिए कि प्रतियोगिता विकास की ओर ले जाती है लेकिन होड़ विनाश की ओर ले जाता है। और जापान होड़ कर रहा है किससे? अमेरिका से। तो वहां पर साफ साफ लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से जापान के लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि वो लोग बोलते नहीं है, बकते हैं। साफ साफ लिखा है, वो लोग चलते नहीं है, भागते हैं। फिर
क्या होता है, वहां पर मानसिक रोगियों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतना मानसिक प्रेशर या लोड या कहें कि वो इस तरह से अपने आप को भी समय नहीं दे पाते हैं, इस कदर की होड़ में लगे हुए हैं कि उन्हें अपनी भी परवाह नहीं है, मानसिक रोगी होकर और कब कहां किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से, तनाव मुक्त होकर, तनाव युक्त होकर। तो क्यों इतनी भागदौड़? भाई सबसे पहले तो हमें अपना ख्याल रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है, क्योंकि वही स्वामी विवेकानंद जी का कथन कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हमारा मस्तिष्क कार्य कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। वहां पर एक सेरेमनी मनाई जाती है, टी सेरेमनी। बिल्कुल आप ये जो चित्र देख रहे हैं उसमें वही है कि टी सेरेमनी का एक प्रचलन है जो कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। वहां एक पर्णकुटी, अर्थात ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल में एकांत में हम बैठ गए हों। वहां सिर्फ 3 लोगों को ही अनुमति होती है। 3 लोग आपस में बैठकर 1.5-2 घंटे उस 2 घूंट चाय का आनंद लेते हैं और वहां सिर्फ चाय पीने नहीं जाते हैं, वहां सुकून पाने जाते हैं। लेखक ने स्वयं अनुभव किया कि जब वे उस पर्णकुटी में गए और वहां की जो देखा कि जितनी भागदौड़ जापान में है उतना ही अधिक सुकून जापान की टी सेरेमनी में है। समझ में आया कि वहां का एक जो चाय वाला है वो किस तरह से उसकी एक एक प्रक्रिया का वर्णन किया है कि अब वो जाता है, फिर चाय का बर्तन लाता है, फिर रुमाल से या तौलिए से उनके पहुंचता है, फिर 2 घूंट चाय देता है। अब उस 2 घूंट चाय को 1.5-2 घंटे में पीना है। पहले तो लेखक ने बड़ा असहज महसूस किया कि ये क्या है, इतनी सी चाय दी है और हमें 1.5-2 घंटे यहां बिताना है, ये कैसे होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लेखक को बड़ा सुकून, बहुत ही मन को शांति प्रदान होती गई और लेखक ने ऐसा महसूस किया कि मानो वे शून्य हो गए हों। अर्थात ना तो उन्हें कोई भूतकाल की स्मृतियां या भूतकाल की यादें उनके मस्तिष्क में खलबली मचा रही हैं, ना ही भविष्य की प्लानिंग्स, जो हम कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा मस्तिष्क कभी सोता नहीं है। शरीर सो भी जाए तो रात में मस्तिष्क चलता रहता है, लेकिन वहां जो 1.5-2 घंटे का समय है वहां पर लेखक ने स्वयं में बहुत सुकून महसूस किया और वे समझ गए कि ये जो प्रचलन है वो बहुत अच्छा है। कम से कम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में 2 पल सुकून के यहां मिल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस पर्णकुटी में जो चाय पीने की प्रक्रिया है या टी सेरेमनी है, उसको लेखक ने काबिले तारीफ कहा है। अब चलते हैं हम और पढ़ते हैं पाठ को कि किस तरह से लेखक ने किस आधार पर हमें ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि हम भाग दौड़ में ना रहें, अर्थात होड़ में ना रहें। होड़ और प्रतियोगिता में पता है ना अंतर। प्रतियोगिता विकास की ओर ले जाती है, होड़ विनाश की ओर। अब किस तरह से हम समझेंगे कि क्या होड़ है क्या प्रक्रिया, वो समझ लीजिए। मान लीजिए हमने किसी के पास कोई अच्छी चमकती धमकती कोई वस्तु देखी, हमारे मन में आया हमें भी चाहिए। कैसे चाहिए? कुछ भी हो जाए चाहिए। जब कुछ भी हो जाए चाहिए यहां पर मस्तिष्क में आ गया, मतलब आपकी भावनाएं गलत रास्ते पर भी जा सकती हैं। यदि हमें किसी चीज को, किसी लक्ष्य को या कोई सफलता को प्राप्त करना है तो हम कहेंगे यस, हमें मेहनत करनी है और मैं जी जान से मेहनत करूंगा और मैं वहां पर पहुंच कर रहूंगा और जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे वो सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। ये नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए। ठीक है, समझ में आया। प्रतियोगिता और होड़ यही है। तो हमें प्रतियोगिता तो करना है, वो भी अनुस्पर्धा स्वयं से, कि पहले हम चटाई पर बैठते थे, आज हम सोफे पर बैठ रहे हैं। पहले हमारे पास साइकिल थी, अब हम बाइक पर आ गए हैं। अब धीरे 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 करेंगे कोशिश। अपने बाजुओं पर, अपने आत्मबल पर हमें भरोसा रखना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता हमें कहां से कहां ले जाते हैं ये आप स्वयं देखेंगे। आइए अब पढ़ते हैं हम पाठ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं उनमें पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना, अर्थात बाहरी चमक दमक जैसा व्यक्ति अक्सर दिखाते हैं। जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित करवाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में बहुत अधिक फर्क होता है। समझ में आया कि एक बिल्कुल आदर्शवादी व्यक्ति और एक दिखावटी व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। दिखने में हम सब एक से हैं,
हाथ पैर मुंह सब सब एक से है, लेकिन कौन व्यक्ति कैसा है उसकी पहचान भी जरूरी है। सोने के सिक्के में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है जिसको गिन्नी कहते हैं, ठीक है। सोने के जो सिक्का है उसमें तांबा मिलाया जाता है जिस कारण अधिक चमक भी आ जाती है उसकी, और यह अधिक मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर उन्हीं सोने के सिक्कों के गहने बनवाती हैं। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो उच्च चरित्र का होता है वह भी शुद्ध सोने की तरह ही होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं। उन्हीं लोगों को सभी लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान भी करते हैं। अक्सर जो मुंह पर मीठा बोलते हैं उन्हीं की लोग प्रशंसा के पुल भी मानते हैं। अरे वो तो व्यक्ति कितने अच्छे हैं, हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी दिखा रहे हैं, उनके मन में कुछ और है, दिखा कुछ और रहे। और अक्सर जो व्यक्ति हमारी कमियां बता दे, सच मतलब शुद्ध व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, या फिर जो हमें अपनी गलतियों पर डांट दे, हमें वो बुरा लगने लगता है कि ये कैसे व्यक्ति हैं। अब यही तो हमें समझना होगा कि हमारे जो अपने शुभ चिंतक हैं, चाहे हमारे माता पिता, चाहे हमारे शिक्षक है ना, टीचर्स, जो हमें कभी कभी डांट दें तो हमें लगने लगते हैं बुरे कि अरे ये टीचर हमें डांटते हैं, या फिर वो तो हमें कभी नहीं डांटते हैं, वो मित्र तो कितना अच्छा है, वो आंटी तो कितनी अच्छी हैं, उनकी मम्मी कितनी अच्छी, मम्मा आप डांटती रहते हो, बहुत सारी हम बातें करते हैं। लेकिन यहां पर यही अंतर है कि कभी कभी हम मतलब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि हम कैसे करें। अब देखिए इससे किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि गिन्नी का सोना और शुद्ध सोने में क्या अंतर है। बिल्कुल प्रश्न आ जाएगा। तो उत्तर क्या होगा कि गिन्नी का सोना अधिक चमकदार होता है। किसके कारण? क्योंकि उसमें तांबा मिलाया जाता है, और शुद्ध सोना एकदम खरा सोना रहता है जो लचीला भी रहता है, जबकि गिन्नी का सोना मजबूत रहता है। अब कह सकते हैं, प्रश्न आ सकता है कि एक शुद्ध आचरण या आदर्शवादी व्यक्ति की पहचान किस आधार पर की जा सकती है। तो यहां पर एक आदर्शवादी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से, कुछ समय उसके साथ बिताकर या उसको जानकर समझकर हम समझ जाएंगे। एकदम से हमें भरोसा नहीं करना है, पता चले कि हम गिन्नी के सोने को ही शुद्ध सोना समझ बैठे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेखक हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता, बल्कि आपके व्यवहार का होता है। अब आप कितने आदर्शवादी हैं, कितने सिद्धांतवादी हैं, इसका कोई वर्णन नहीं करता। बस आप किस तरह से अपने व्यवहार को दूसरों के समक्ष रखते हैं, या किस तरह का व्यवहार या रवैया आप लोगों के सामने अपनाते हैं, उसको सब याद करते हैं। ये नहीं देखेंगे कि आपका चरित्र कितना अच्छा है। यदि आप बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, स्नेह भरी बातें करते हैं, तो सब कहेंगे कितने अच्छे हैं। अब वहीं पर यदि आपने सच बोल दिया, और सच तो कड़वा होता है, तो उसको, आपके सिद्धांतों को कोई नहीं देखेगा। यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादियों में से एक थे। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ना होता। यहां पर बात की जा रही है कि कथनी और करनी। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग कहें या अधिकतर लोग जैसा कहते हैं वैसा स्वयं नहीं करते हैं, और जिसकी कथनी मीन्स कहना, करनी मीन्स जो किया जाता है, व्यवहार में जो लाया जाता है, तो जिसकी कथनी और करनी समान होगी उसकी सब जय जयकार करते हैं और उसका सब अनुसरण करते हैं। ठीक है, अन्यथा ये आ जाता है कि आप स्वयं तो करते नहीं है, हमें सिखाने चले। तो गांधी जी स्वयं भी उन्हीं आदर्शों पर चलते थे जिनका जिक्र या जिनका वर्णन वो लोगों से किया करते थे, इसीलिए लोग उनके पीछे हो लिए, और कितने सारे आंदोलनों में बिना सोचे समझे सभी भीड़, जिसको कहें भारत की जनता, उनके पीछे होकर बिल्कुल भारतीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो हम जो कहते हैं हमें वही अपनाना भी होगा। ठीक है, यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ना होता। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं, केवल वैज्ञानिक ढंग से ही सोचते हैं, वे व्यवहारवादी लोग कहे जाते हैं। और ये लोग हमेशा चौंकाने रहते हैं कि कहीं इनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण इनको हानि उठानी पड़े।
अब बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ व्यवहारवादी लोग, व्यवहारवादी मीन्स जिनको लगता है कि इनसे हमें फायदा है, ये उच्च पद पर आसीन है, या यूं कहें कि समाज में जिनको बड़े लोग कहते हैं उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जाए, उनसे हमें फायदा हो जाए, तो वो उस तरह का मीठा मीठा व्यवहार अपनाते हैं और वो सोच समझ के बिल्कुल उस तरह से अपने मस्तिष्क को रखते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल सच्चे यही हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि कहीं ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमें हानि उठानी पड़ जाए। ठीक है, तो वो व्यवहारवादी लोग कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो, और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है कि जो भी आदर्शवादी हैं उन्होंने हमेशा स्वयं के साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। वे जिस पथ पर जा रहे हैं या जिस पथ पर भी जाना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ, क्योंकि अनुभव बोलता है, उन्होंने ये अनुभव किया है कि यदि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो सब सही होगा, तो वो अपने जितने भी साथी होंगे उनको भी वही राह दिखाएंगे, वही वो सजेस्ट करेंगे, वही सलाह देंगे कि हाँ आप यहां चलो। ये नहीं कि चुपचाप मैं चला जाऊं, सफलता मुझे मिल जाए और किसी को मिले भी ना। यदि इस तरह से सोच है तो आप आदर्शवादी नहीं, व्यवहारवादी लोगों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों का भला हो सके तो अति उत्तम है। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य बचे हैं तो वह सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं। अब जैसे जिनको कहते हैं हम शाश्वत मूल्य, शाश्वत मीन्स जो हमेशा रहे, जो कभी भी नष्ट ना हो। शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। ठीक है, तो शाश्वत मीन्स वो जो हमेशा से बने रहे। और किस तरह के मूल्य? जो समाज के हित के लिए हुए, जो सबके हित के लिए हुए, और ऐसे आदर्शों के आधार पर ही आज वे मूल्य शाश्वत हो गए। जो भूतकाल में भी उतने ही मूल्यवान थे, वर्तमान में भी उतने ही मूल्यवान हैं और भविष्य में भी उतने ही मूल्यवान रहेंगे, वही कहलाते हैं शाश्वत मूल्य, जो हमेशा से सबकी भलाई को सर्वोपरि रखते हैं। तो इनसे जैसे ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो अब बताइए कि किस तरह का प्रश्न बन सकता है या किस तरह के प्रश्नों का निर्माण हम यहां से कर सकते हैं कि व्यवहारवादी एवं आदर्शवादी लोगों में अंतर क्या है। आया ना एक प्रश्न कि व्यवहारवादी और आदर्शवादी लोगों में क्या अंतर है या हो सकता है। ठीक है, जब भी हम कोई प्रश्न संभावनात्मक या पॉसिबिलिटीज जिसमें रहती है इस आधार पर बनाते हैं, तो उसका उत्तर भी हमें संभावना के आधार पर ही देना होता है। किस तरह के लोग व्यवहारवादी? जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं का हित समझते हैं या हित के बारे में ही सोचते हैं, या जिनको कहें जिनका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो कितनी भी मीठी वाणी क्यों ना बोले, उन्हें व्यवहारवादी लोगों के कैटेगरी या श्रेणी में रखना होगा। वही आदर्शवादी क्या है कि जो सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं आदर्शों पर स्वयं भी चलते हैं। और आदर्शवादी लोगों के पद चिन्हों पर ही दूसरे लोग चलते हैं और उन्हें भी सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए? व्यवहारवादी होने के साथ साथ, या हम कहें कि आदर्शवादिता का व्यवहार हमें अपनाना चाहिए, ताकि जो भी सिद्धांत हैं, जो भी हमारे मूल्य हैं, उनको हम अपने जीवन में लागू करके उनका पालन कर सकें। ना केवल हम बड़ी बड़ी बातें करें, बल्कि उन बातों पर अमल करते हुए स्वयं चलें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ठीक है, आया ना समझ में? चलिए चलते हैं आगे। अब आया है हमारा दूसरा प्रसंग। पहला प्रसंग क्लियर हो गया, गिन्नी का सोना, अर्थात चमकती हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। सुना होगा ना आपने, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। इसलिए हमें चमक धमक के पीछे नहीं भागना है, अत्यधिक मीठी जो वाणी बोले उसकी बातों में भी नहीं आना है। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं हम झेन की देन की तरफ। दूसरा भाग, दूसरा प्रसंग इसी पाठ का, पतझर में टूटी पत्तियां। झेन की देन जापान में आधारित कि किस तरह से लोग, जापानी लोग अपने आप को आगे रखने की होड़ में स्वयं को ही भूल गए। हमें स्वयं को नहीं भूलना है, सोचना है स्वयं के बारे में, अपने मस्तिष्क के, हाथ पैरों के बारे में। यही तो सीपीयू है, यही तो सोचता है। जब यही मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा तो हमारे हाथ पैर ये सब क्या काम कर पाएंगे? कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरा प्रसंग है झेन की देन।
बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम आप सभी ने सुना है कि किस तरह से उन्होंने समाज के हित के लिए उस श्रेणी या उस तपस्या में इतने वर्षों तक, कई वर्षों तक वे तपस्या में लीन रहे ताकि वे समाज के हित के बारे में सोच सकें। और तभी तो भगवान बुद्ध कहलाए, जो जन्मे तो थे एक राजा के घर में, परंतु जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने यह ठाना था कि मैं अपने पुत्र को इस दुख, पीड़ा और ये जो समाज में एकदम भूखमरी जैसी व्याप्त है उसको कभी भी इसके दर्शन नहीं कराऊंगा। तो जन्म के साथ ही उन्होंने बड़ा सा, बड़ी बड़ी दीवारों वाला राजमहल उनके लिए तैयार कर दिया। बालक महात्मा बुद्ध, ठीक है, तो उनका जन्म हुआ, छोटे छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, सारी सुख सुविधाएं राजा के पुत्र थे। लेकिन अचानक एक बार उन्होंने उस दरवाजे से बाहर देखा तो कई लोग भूख से व्याकुल, प्यास से व्याकुल तड़प रहे हैं, विलख रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी से ये देखा नहीं गया। यदि आम व्यक्ति होता या अवसरवादी व्यक्ति होता तो वो क्या करता, तुरंत उस दुनिया से, दुख भरी दुनिया से अपने आप को बचाकर वही दुनिया में रहता जहां ऐशो आराम है। लेकिन उन्होंने अपने सुख, चैन, आराम, राजसी ऐशो आराम को छोड़कर निकल गए उसी दिन और ये ठान लिया कि अब मुझे दुनिया को अच्छी राह पर या दुनिया के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए मैं तपस्या में लीन रहूंगा। और उन्होंने तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर, इंद्रिय समझते हैं ना बेटा, कि किस तरह से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको उन्होंने किया नियंत्रित, और इस आधार पर वे कहलाए भगवान बुद्ध। तो ऐसे कई और उदाहरण हैं इतिहास में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सभी के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिया। कई ऐसे उदाहरण हैं। आप कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, जो समाज सुधारक थे, है ना। और भी कई और, यदि पौराणिक कथाओं की बात करें तो हम ऋषि दधीचि की अस्थियों से बना था वज्र। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय देवताओं में भय छा गया था और असुरों का संहार केवल और केवल ऋषि दधीचि की अस्थियां, समझते हैं, हड्डियों से, या जो अस्थि पिंजर, स्केलेटन है, उससे जो वज्र बनता उसी से संभव था। तो ऋषि दधीचि ने स्वयं को समर्पित कर दिया और अपनी अस्थियों से वज्र का निर्माण करवा दिया, जिससे असुरों का संहार हुआ। कर्ण, महाराजा कर्ण, दानवीर कर्ण, नाम सुना होगा आपने। तो ये कुछ ऐसे इतिहास या पौराणिक कथाओं में उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने आप के स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा उनके मन में परोपकार की भावना जागृत रही। तो ऐसा नहीं है, कहते ना, अरे दुनिया तो बदल गई है, सूरज वही है, सब कुछ वही है, हवा, पानी, धूप सब वही है, बदला है थोड़ा समय। तो हमें अपने मन में परोपकार की भावना अवश्य लेके चलनी होगी ताकि आराम से जीवन व्यतीत किया जा सके और अपने साथ साथ हम कभी दूसरों के बारे में सोचें। ऐसा नहीं है कि दूसरों की सहायता सिर्फ धनराशि देकर ही की जा सकती है, मानसिक रूप से सहायता कर सकते हैं हम, है ना। ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से सहायता ही हो सकती है। यदि सहायता करना है तो सहायता के कई रूप हैं, बस मन में नियत होनी चाहिए सहायता करने की। दिखावा नहीं करना है कि देना चाहते हैं, गुप्त दान करना चाहते हैं, लेकिन निकालेंगे 2000 का, सबको दिखाएंगे कि देखो मैं ये नोट दान कर रहा हूं। अरे भाई, गुप्त दान करना है, जितना करना है करिए, दिखाने की जरूरत क्या है। और जहां दिखावटीपन आ गया वो भावना डिस्कनेक्ट हो जाती है ऊपर वाले से। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो अब यहां और पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, कौन से हैं वे सुकून के पल। लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहां की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा कि यहां कोई बीमारी है, तो पता है कौन सी बीमारी आई। उसने कहा कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। क्यों? देखिए, लेखक के इस मानसिक बीमारी की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई भी आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है। सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की बात ही करते हैं। तभी तो लेखक ने लिखा है कि वो बोलता नहीं है, वहां के लोग बोलते नहीं है, बकते हैं। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि क्यों जापानी लोग दुनिया में अपने आप को सबसे आगे रखने की होड़ में शामिल किए हुए हैं। क्यों? अब क्यों का जवाब क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है कि आखिर ऐसा उनके मस्तिष्क में क्यों आया।
कि हमें सबसे आगे जाना है। अरे अपनी शक्तियों को भी आंकना होता है, सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी होता है कि हमारी, कहते हैं ना, जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर। तो हमें अपने सेल्फ असेसमेंट करते हुए अपनी शक्तियों, अपनी क्षमताओं को भी भांपना पड़ता है। अब हम हैं आराम से चलने वाले और हम करें महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के साथ दौड़ का सामना, या हम 100 मीटर दौड़ नहीं पाते हैं लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हम तो पीटी उषा के साथ दौड़ेंगे, हम उससे जीत कर बताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम औंधे मुंह गिर भी सकते हैं। पहले यदि हमें जिस दौड़ में शामिल होना है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और तैयार काम करते करते नहीं, प्रतियोगिता में आने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है। जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि आप परीक्षाओं के दिनों में ही वो काम करेंगे। यदि आप परीक्षाओं में अपने आप को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो परीक्षा से पहले अर्थात साल भर हमें सभी विषयों की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम परीक्षाओं में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अब यदि कहें कि नहीं, हमारा मित्र सबसे टॉप आता है क्लास में, अब मैंने साल भर पढ़ाई नहीं किया, मैं दिन रात पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा, पता चले जिस दिन पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ दिया, या हम बीमार पड़ गए, हम बिस्तर पर आ गए, फिर क्या होगा? तो ये कार्य जो होते हैं वो निरंतरता के साथ किए जाते हैं, आराम से किए जाते हैं और नियमित रूप से किए जाते हैं, अचानक से नहीं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि लेखक अपने मित्र से जापान के बारे में किस तरह के प्रश्न किए लेखक ने, और उनके मित्र ने क्या क्या जवाब दिए। लेखक ने क्या क्या पूछा था कि लोग किस तरह की प्रतियोगिता करते हैं, कौन सी, क्या कोई सी बीमारियों से भी पीड़ित रहते हैं, तो उनके मित्र ने क्या क्या बताया था वो आप भली भांति बता सकते हैं। ठीक है, जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए, जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम सिर्फ 1 दिन में करना चाहते हैं। 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। अब क्या होता है, यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी फैल गई है, सभी लोग मानसिक रूप से ग्रसित हो गए हैं। लेखक कहते हैं कि एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें चा नो यू, याद रखिएगा, चा नो यू अर्थात जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले गया, जिसको चायो नू कहते हैं। लेखक और उनका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए वहां गए थे। वहां 6 मंजिल की एक इमारत थी, उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी, और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसको क्या कहते हैं, पर्णकुटी। पत्तियों से बनी कुटिया, छोटे से, अच्छा बिल्कुल, उसको पर्णकुटी कहते हैं। ठीक है, जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी, उसके बाहर बेडोल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बर्तन रखा था। लेखक और उनके मित्र ने उस पानी से हाथ पांव धोकर अंदर गए, और अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चाजीन कहा जाता है। जो देखिए, जापान किसको कहते हैं, चाय पीने की जो विशेष आयोजन है उसको चानोयू कहते हैं, और चाय वाले को कहते हैं चाजीन, याद रखिएगा। अब वहां पर प्रश्न यही आ सकते हैं इस प्रश्न से या इस पैराग्राफ से संबंधित कि मानसिक रूप से अधिक पीड़ित क्यों रहते हैं लोग, या लेखक अपने मित्र के साथ कहां गए, किस तरह की, क्या वो बहुत आधुनिक रूप से साज सजावट थी वहां, नहीं थी, क्योंकि वो पत्तियों से बनी हुई कुटी थी और जमीन पर चटाई बिछी हुई थी जिस पर जाकर आराम से बैठना था और चाय का आनंद लेना था, और उस चाय के आनंद में मानसिक शांति थी। ठीक है, उन्हें देखकर वह खड़ा हो गया। कौन? चाजीन। चाजीन कौन? चाय देने वाला। तो जैसे ही लेखक और उनके मित्र वहां गए तो वो आराम से खड़ा हो गया। उसने विनम्रता पूर्वक उनको नमस्कार किया, कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी जलाई और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया, फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया। उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था जैसे जय जयवंती नाम की राग की धुन गूंज रही हो। जय जयवंती मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में कहीं है और शांत वातावरण है जहां सिर्फ और सिर्फ धार्मिक धुन सुनाई दे रही है। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। जहां जापान में भाग दौड़ हड़कंप मचा रहता है, वहीं उस स्थान पर इतनी शांति थी। लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की और फिर उन प्यालों को लेकर उनके और उनके मित्र के सामने रख दिया। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ पर शांति होती है, इसलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं जाने देते वहां पर। ठीक है,
अब प्रश्न यही आएगा कि लेखक जब उनके चाय पीने के स्थान पर गए तो वहां उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले तो चाजीन से मिले, जो कि चाय बनाने वाला था, चाय देने वाला था, और उन्होंने उस चाजीन ने बड़े ही सलीके से उनको कमर झुकाकर नमस्कार किया। फिर वो आराम से देखते हैं कि कितने आराम से, भाग दौड़ के नहीं कर रहा है वो, हाफ हाफ के नहीं कर रहा है कोई भी काम, आराम से चैन के साथ, सुकून के साथ उसने बर्तन लाए, फिर तौलिए से पोंछा, फिर चाय दी और उनके समक्ष रखा। तो शांतिपूर्वक सभी कार्यों को किए जा रहा है। ठीक है, वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। एक कप में या प्याले में कितनी चाय हो सकती है? लेखक ने तो साफ बताया कि सिर्फ 2-4 घूंट चाय थी। स्टार्टिंग में तो उन्हें लगा कि इतनी सी चाय, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो माहौल में अपने आप को देखा, और धीरे धीरे देखिए क्या हुआ। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है। जो विचारधारा हमेशा चलती रहती है मस्तिष्क में, उसकी स्पीड कम हुई थोड़ी। किस तरह से? और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया हो, अर्थात शून्य हो गया, मतलब एकदम शांत अवस्था में पहुंच गए हों। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या फिर आगे आने वाले दिनों में, या तो हम भूतकाल में रहते हैं या फिर हम भविष्यकाल में, जबकि दोनों ही समय एकदम झूठे होते हैं। यथार्थ या सच्चाई क्या है? वर्तमान। जो समय अभी चल रहा है वही सच है, और यह समय कभी ना खत्म होने वाला होता है, हमेशा वर्तमान होता ही होता है। और जब तक हम वर्तमान को आराम से, सुकून से, चैन से नहीं जिएंगे, तब तक ना तो भूत संवर सकेगा, ना भविष्य के संवरने की कल्पना की जा सकती है। कभी ना खत्म होने वाला और बहुत अधिक फैला हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं, यह उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। वाह, कितनी बड़ी बात लेखक ने कही है कि जीना किसे कहते हैं। जीना इसी का नाम है जब चाय पीने की वो प्रक्रिया में शामिल हुए। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में देन में मिली है, इसलिए कहते हैं झेन की देन। झेन मतलब परंपरा, ठीक है, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि झेन की देन। जब लेखक ने कहा कि इस इतनी अच्छी परंपरा, जहां उन्हें ऐसा लगा मानो बस सब कुछ प्राप्त हो गया हो। ठीक है, आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से दोनों प्रसंगों को समझा। मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए 100%, जी हाँ 100% एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ना केवल आपको कक्षा या कक्षा के विषयों की शिक्षा ही फ्री में प्रोवाइड की जाती है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री में ही अपलोड किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अपने अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। ना केवल मैं यहाँ पर हिंदी की ही बात कर रही हूँ, बल्कि सभी विषय, दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो आप चाहे तो हिंदी मीडियम में देख लीजिए, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। यदि आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो जैसे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, गणित, सामान्य अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान क्या पढ़ना चाहते हैं, जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और जिस भी विषय को आप क्लिक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते ही आप उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे। तो प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वहां पर मिल जाएंगे कि क्या आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हर एक पार्ट को या भाग को या खंड को वहां पर सेट करके रखा है कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, जैसे आपको हिंदी देखना है तो क्लास 10th हिंदी पर गए, हाँ, जैसे ही हम हिंदी पर गए तो वहां पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में कि सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम है। तो आप यदि वो देखना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर दीजिए, सामने आ जाएगा। या फिर आपको देखना है विषय का संपूर्ण विवरण या एनसीईआरटी समाधान, या फिर आपको देखना है 1 शॉट रिवीजन या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन 1 शॉट, या फिर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको वो वीडियो सामने आ जाएगा। कहा ना मैंने कि विषय के साथ साथ यहाँ पर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की परीक्षाओं के वीडियोस यहां पर आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए फ्री में है। अब जैसे हम बात करें कि प्लेलिस्ट पर आपको क्या देखना है, मान लीजिए आपको देखना है हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी या सीबीएसई पर आधारित है। हमने क्लिक किया
तो क्लिक करते ही आपके समक्ष हिंदी का वीडियो आ जाएगा, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक से लेकर कितने पाठ शामिल हैं। दोनों कोर्स की बात कर रही हूं। जी हां, कोर्स ए में मैं बात करूं तो हमारी क्षितिज और कृतिका है। भाग 2 क्योंकि भाग 1 9th में पढ़ा है, और ठीक यदि हम कोर्स बी की बात करें तो स्पर्श और संचयन है। अब आप सोच रहे होंगे 9th में भी यही बुक्स थी, 10th में भी यही बुक्स हैं, चैप्टर्स भी वही हैं, राइटर्स भी वही हैं। रुकिए, आपके सभी सवालों का जवाब देंगी। यस, ये लाली मैडम, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो मैं ये तो आपसे वादा करती हूं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान यहां पर मिल जाएगा, और समाधान मिलने के साथ साथ आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा, ताकि आप पहले बिल्कुल आई एम द फर्स्ट वन, इस तरह से आप हर एक वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे सभी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके परिचित हैं, उन सभी में अपनी लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि सब फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें। बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पर सभी विषय और प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियो आपके लिए लाए गए हैं, तो इनका लाभ उठाइए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।